देखिए, जहां तक इजराइल का सवाल है वो आपको पता ही है, मोदी जी अभी 2 दिन पहले ही वहां से आए हैं। तो सारा क्या हमारा उनके साथ रक्षा समझौते चल रहे हैं, प्लस ईरान के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, बहुत पुराने संबंध हैं। ईरान ने हमें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई बार हमें बैकअप किया है, कई बार उन्होंने हमें गल्फ अपना जो इस्लामिक कंट्रीज की जो काउंसिल है उसमें हमें सपोर्ट किया है, प्लस चाबहार की जो हमारी जहदान रेलवे लाइन है उसमें हमें सपोर्ट करता है। तो अभी ये दोनों हमारे दोस्त हैं, हमने बिल्कुल वही स्ट्रेटजी अपनानी है जो हमने रशिया और यूक्रेन में करी, दैट इज स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दोनों को बोलना है कि देखिए बातचीत के लिए आइए, जैसे अभी आपने दिखाया थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो वो भी यही बात कर रहे थे जब वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के सामने बोल रहे थे। तो वो हमारी एक तरीका रहेगा, कोशिश रहेगी कि हम किसी तरीके से इनकी मीडिएशन में आए और इनको दोनों को टेबल पे लाएं और उनका एक समझौता कराएं। दूसरा जो इफेक्ट है भारत के ऊपर, इकोनॉमिक इफेक्ट, अभी जितना भी आप देखा जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, हालांकि उन्होंने गल्फ ऑफ हॉर्मोज को बंद नहीं किया है, परंतु फिर भी जो ऑयल की प्राइसेस है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा जंप ले चुकी हैं। प्लस उसके अलावा जो वहां पे शिप्स फ्लाई कर रहे हैं उनके जो इंश्योरेंस, कुछ कंपनियों ने इंश्योरेंस देना बंद कर दिया है शिप्स को जो ऑयल कैरी करते हैं, और जो दे रही हैं वो उन्होंने अपने इंश्योरेंस प्रीमियम जो है बहुत हाई चार्जेस कर लिए हैं। तो इसका मतलब है ऑलरेडी प्राइसेस जा रही हैं और ये कैस्केड इफेक्ट होगा हर चीज के ऊपर। तो उसके लिए भारत ने क्या किया, लकीली जो मैं बोलूं मोदी गवर्नमेंट की जो दूरंदेशी है, जो उनकी फोरसाइटेडनेस है, उन्होंने 3 महीने का स्टॉक ऑलरेडी इकट्ठा करके रखा है और बाद में बाकी जो सरप्लस है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनका करेक्शन, जो उनका तरीका था, अभी इस सिचुएशन में हो सकता है जब ऑयल की प्राइसेस में उथल पुथल मचे तो ट्रंप को मजबूरन आपको वेवर देना पड़ेगा कि आप रशिया से कोई भी ऑयल खरीदे ताकि जो ऑयल प्राइसेस है वो स्टेबल रहे। और अगर वो होता है तो वो भारत के लिए और भी अच्छा होगा और एक बहुत ही बढ़िया चीज होगी। तो ये 2 चीजें हैं जो इस वक्त भारत को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं और आई एम श्योर जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है बिल्कुल इसी मामले में सोच रही है और ऐसा ही कर रहे हैं। ये युद्ध ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा। इसके कारण क्या है, सबसे पहले ट्रंप की स्टेटमेंट कल आई है कि वो 4 हफ्ते का युद्ध है, क्योंकि उन्होंने पूरी हर चीज का आंकलन किया है, हर चीज को स्ट्रेटेजिकली स्टडी किया है। कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि उन्होंने आगे अटैक कर दिया, सब कुछ प्री प्लान्ड है, एवरीथिंग इज गोइंग एज पर हिज प्लान। नंबर 2 है ईरान की अपनी क्षमता। जो अपनी क्षमता की बात है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी मिसाइल जो उसने बहुत सारी इकट्ठी कर रखी हैं और उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से लिए थे जो ऑलरेडी बेकार हो चुके हैं। अब उसके बाद जब आयतुल्ला खुमैनी को असैसिनेशन होती है तो पूरा का पूरा कंट्री, इवन इंक्लूडिंग दोज पीपल थोड़े से जो खुमैनी के रेजिम के अगेंस्ट थे, वो भी उनके फेवर में आ गए हैं। तो इसमें पूरा का पूरा ईरान जो आप बोले से 80% लोग जो हैं एक इमोशनल स्टेट में हैं और इमोशनल स्टेट में आके उन्होंने वो गलतियां कर दी हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि उन्होंने एक ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए इवन ऑन दी जीसीसी कंट्रीज, चाहे वो अमेरिकन बेसिस पे किए, परंतु अगर आपने देखा ओमान देखा, यूएई देखा, दुबई देखा, सऊदी अरेबिया देखा, वो सिविलियंस के ऊपर अटैक किए थे। अब वो लोग उनके साथ नहीं हैं। और उससे बड़ी बात थी कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया उनके साथ आने वाले थे। ट्रंप ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के पहले बहुत होमवर्क किया हुआ है। उसने रशिया को बोला कि देखिए आप हमारी मदद करिए, हम आपको सीज फायर कराएंगे यूक्रेन से ऑन योर टर्म्स, हम अपना व्यापार जारी रखेंगे आपके साथ और साथ में आपको G8 में शामिल करेंगे। इस स्थिति में हालांकि रशियन यूक्रेन वॉर के अंदर ईरान ने रशिया की बहुत मदद की है विद हाउट्जर्स, विद ड्रोन्स एंड होल लॉट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। अब ईरान उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेगा क्योंकि ट्रंप की बेट सामने है। उसी तरह से उसने चाइना को भी बोला कि देखिए आप G2 हैं, हम और आप G2, ग्रुप ऑफ 2 कंट्रीज, क्योंकि उनकी आपस की सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। परंतु अगर उनकी हम नेशनल डॉक्ट्रिन जो दिसंबर 2025 में आई है अमेरिका की, उसमें बड़ा साफ लिखा है कि वी विल सपोर्ट ऑल दी वेस्टर्न पैसिफिक नेशंस स्टार्टिंग विद जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। तो अगले सेंटेंस में यह भी आया है कि हम उनके पर्सनल युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये एक वील्ड किस्म का एक मैसेज था चाइना को कि देखिए हम जा रहे हैं वेनेजुएला पे,
और अगर आपको ताइवान पे जाना चाहिए, हमें यहां मत डिस्टर्ब करिएगा, हम भी आपको वहां नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जो चाइना है वो भी नहीं आएगा। अब कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, तो यहां यूक्रेन वाली बात नहीं होगी। यूक्रेन के लिए पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, नेटो, ईयू सब उसके सपोर्ट में थे, इसलिए लंबा खड़ा। अब ये इमोशनल स्टेट में है, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं जहां पॉसिबल है। तो मुझे लगता है ये कोई रणनीति ठीक नहीं है और सारों को उन्होंने गेस कर लिया है। और आज की खबर जो है, फ्रांस ने भी अपना युद्धपोत कैरियर भेज दिया है, प्लस जर्मनी भी शायद उनकी सपोर्ट में आ रहा है अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से। तो ये एक किस्म का जो जमावड़ा बनता जा रहा है, ये वन साइडेड होता जा रहा है। ईरान इसको ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा और जो इनकी मिसाइल की स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी इनकी अंडरग्राउंड सीलोज के अंदर है या अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर है। और इस वक्त अमेरिका ने अपने सारे सैटेलाइट, पूरी की पूरी ईरान की जो टेरिटरी है उसको मैप कर रखा है 24/7। कहां से मिसाइल निकलती है, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, सबको मैप किया जा रहा है और सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो उनके पास मिसाइल बनी भी थी वो भी साइलोज के अंदर या टनल्स के अंदर ही रह जाएंगी और उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर उनके पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो डिप्लोमेटिक टेबल पे आकर के नेगोशिएट करें। और यहां मेरा ये मानना था कि इस वक्त ईरान के पास एक बहुत अच्छा मौका है नेगोशिएट करने का, जिसमें वो बोल सकते हैं ठीक है न्यूक्लियर प्रोग्राम में दीजिए, सिविलियन पर्पसेस के लिए हमारी सैंक्शन हटाइए, हमें ट्रेड में इंटीग्रेट करिए, हम अब्राहम अकॉर्ड में चलने को तैयार हैं। जो अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका कर रहा है विद द गल्फ कंट्रीज, अगर उसमें ईरान भी आ जाता है तो ये प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट वंस फॉर ऑल। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय को पैनलिस्ट, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हम यहाँ बैठ के टेलीविजन डिबेट में वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हाउ अ वॉर इज गोइंग टू गो, बट कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिनको शायद भूषण जी ने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया है, विच आई वुड लाइक टू डिफर विद हिम। फर्स्टली, चाइना सप्लाइंग आर्म्स, जैसे अभी गौड़ साहब ने आपको बताया कि देयर इज नो लैंडलाइन एंड देयर इज टू सी में पॉसिबल नहीं है, दैट इज आउट। सेकेंडली, उन्होंने बोला कि जो पर्शियन एम्पायर है ये बड़े खुददार हैं, वो घास खा लेंगे। मैं उनसे भी डिफर करता हूं। पर्शियन एम्पायर एक बहुत ही रिच एम्पायर थी, लॉट ऑफ हेरिटेज, जैसे भारत सोने की चिड़िया थी, फारसी लोग भी, फारसी एम्पायर भी ऐसे ही थी। तो आज उनके पास रैशनल माइंड है, टेक्निकल माइंड्स हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हैं, तो वो एक रैशनल सोचेंगे कि भाई कम ऑन द डिप्लोमेटिक टेबल एंड नेगोशिएट फॉर अस व्हाटएवर वी वांट। दुनिया देने को तैयार है। मैंने बोला अब्राहम अकॉर्ड, मैंने बोला न्यूक्लियर सिविल यूज, मैंने बोला आपको वर्ल्ड ट्रेड इंटीग्रेशन, मैंने बोला रिमूविंग ऑल दी सैंक्शंस, तो वो जरूर करेंगे। तीसरा उनका जो बड़ा पॉइंट था, नेवल ऑफिसर है, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, अगर नेवल इफ टॉरपोडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर वाज सो इजी, तो अमेरिकन आर नॉट ब्लडी फूल्स। जो पहले 2 भेजे, फिर उसके बाद ब्रिटिश आ गया, फिर उसके बाद फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं। चलो मान लेते हैं चारों एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैव बीन टॉर्पीडोड, मींस अमेरिकन फोर्सेस शुड गो होम, दे आर नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। उसके अलावा भी अमेरिकन के पास ऑप्शन बचती है। अगर आपको याद हो, अपना लास्ट ईयर जब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब पर अटैक किया था, तो वो उन्होंने अपनी फोर्सेस के जो बेसिस थे विद इन मिडिल ईस्ट, या उनकी जो नेवल फोर्सेस मिडिल ईस्ट, उनसे नहीं अटैक किया था, या पाकिस्तानी बेसिस में नहीं अटैक किया था। उन्होंने वो अटैक किया था राइट फ्रॉम अमेरिकन मेन लाइन विद V2 बॉम्बर्स विद 2 रिफ्यूलिंग्स, अगर आपको याद हो। तो अमेरिकन के पास ऑप्शंस हैं, वो ईरान को झुका सकते हैं इस स्टेज में। हाँ, कल को किसी दूसरी सिचुएशन आ जाती है, रशियन एंड चाइनीज कम इन देयर फेवर, उसके साथ साथ फिर और भी बहुत कंट्रीज जोड़ेंगे, देन इट कैन बिकम अ वर्ल्ड वॉर एंड इट कैन बी प्रोलॉन्ग फॉर दिस थिंग। अभी गौड़ साहब बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता, बट स्टिल आई वुड ग्रांट, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बोला है 4 हफ्ते, 6 मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहीं गलत जाएंगे, वो कोई दूध के धुले नहीं है। बट व्हेन आई से दैट, आई एम नॉट सपोर्टिंग प्रेसिडेंट ट्रंप्स एटीट्यूड, आई एम नॉट सपोर्टिंग कि आप कहीं पे भी जाकर करिए। ये काम प्रेसिडेंट ट्रंप का नहीं था, ये काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का था। ये यूएनओ का काम था कि वो ईरान को सही रास्ते पे लाए और यहां पीस फैलाए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पार्ट का। आई डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल। आज उनके पास पावर है, आप जितना मर्जी रोष प्रकट कर लीजिए, डिस्प्लेजर प्रकट कीजिए, डिसएग्री कीजिए, उनको गालियां दीजिए, इट डजंट मैटर। दे हैव द पावर, दे हैव द विल एंड दे विल डू इट। जी चलिए, तुम्हारे भूषण जी, आप तो एकदम कि रिएक्शन का कुछ रिएक्शन दे रहे थे, मैं यहाँ को नहीं, मैं अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय नेवल साथी जो बैठे हैं, इनफैक्ट ही इज द नेवल वॉरफेयर एक्सपर्ट,
पर सर ऐसा है कि आई एम ऑल्सो ट्राइब सर्विस में बहुत काम किया है मैंने वेरी हाई लेवल पे, और आज भी कहीं सिक्योरिटी एडवाइजरी कैपेसिटी में आज भी हूं मैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो आपकी इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आप बता रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, हमेशा काउंटर व्यू हमेशा होता है और आपका है, नो इश्यूज विद दैट एट ऑल, बट वी आर हियर टू एनालाइज। आपका कहना है कि कोई एयर मेथड से कोई कुछ खेप आई है ईरान के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रही। जब उसके सारे HQ-9B सारे सिस्टम उड़ा दिए गए हैं ईरान के बाय अमेरिकन फोर्सेस, हाउ कुड समबडी फ्लाई इन विद अ नो फ्लाई जोन व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ईरान बट इज एक्चुअली अ नो फ्लाई जोन बाय द यूएस, नंबर 1। दूसरा, आप बार बार बोल रहे हैं कि भाई टारपीडो उड़ा देगा एयरक्राफ्ट कैरियर को, वो आज तक हो चुका होता। इनफैक्ट ईरान ने पहले दिन ही बोला था कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक कर दिया है, विच वाज अ फॉल्स प्रोपेगेंडा। और अगर वही बात थी तो सर मेरी आपसे एक छोटा सा सवाल है, भारत अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों ढूंढ रहा है? अगर भारत की नेवी इतनी प्रोफेशनल है कि वो उनको बचा सकते हैं, तो आई एम श्योर यूएस नेवी इज इवन इक्वली प्रोफेशनल इफ नॉट लेस और मोर। नंबर 2, यही जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये एवैक्स के बारे में भी दिए जाते हैं, परंतु ये जो चीजें ये फोर्स मल्टीप्लायर हैं, उनको बचाना भी आता है, बट आई एम नॉट रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डाउन। Please like and subscribe.